नमस्कार एंड वेलकम। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशेर से। स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत और वेलकम। हम आज इस वीडियो के अंदर कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ रहे थे, उसमें मार्क्स और हीगल के सिद्धांत हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके विचारों को। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स और हीगल के सिद्धांत में, विचारों में क्या क्या तो समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। हम दोनों के विचारों के बारे में समानता और असमानता को बात करें। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में कार्ल मार्क्स और हीगल दोनों विचारकों के विचारों में समानता और असमानताओं के ऊपर। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ये टॉपिक है, उसमें हीगल और मार्क्स के विचारों में क्या क्या समानता है, उसके ऊपर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली समानता हमारे सामने आती है संघर्ष और द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के चरण। हीगल ने भी संघर्ष और द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के 3 चरण, वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तरों में परिवर्तन को स्पष्ट किया। वो चाहे से विचारों के ऊपर उन्होंने रखा, लेकिन द्वंद्ववाद या संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो इन 3 स्तरों में से होकर के उन्होंने गुजरती हुई दिखाई। वही प्रक्रिया कार्ल मार्क्स ने भी भौतिक वस्तुओं के अंदर द्वंद्ववाद की प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद के क्रम में होकर के स्पष्ट की है। तो दोनों ही विचारकों के विचारों में प्रक्रिया के एक समान चरण देखे जा सकते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। दूसरी बात यहाँ पे की गई कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन है वो होते हैं। दोनों ही विचारकों के विचारों में, सिद्धांतों में हम देखते हैं, चाहे हीगल हो चाहे मार्क्स हो। हीगल ने भी लिखा कि विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया जो कि विचारों में देखी जा सकती है, वो मात्रात्मक परिवर्तन होने के कारण से गुणात्मक परिवर्तनों को जन्म देती है। जब मात्रा में वृद्धि होती है तो वो उनके गुण बदल जाते हैं। विचारों के अंदर एक वाद की स्थिति होती है, उसमें मात्रा बढ़ती है तो प्रतिवाद आ जाता है, और संवाद के रूप में एक आ गया कि उसके गुण अलग हो जाते हैं। मार्क्स ने भी लिखा कि पदार्थों के अंदर वाद एक प्रकार की स्थिति होती है जिसकी मात्रा में परिवर्तन आता है तो प्रतिवाद, उसका एक विरोध दिखाई देता है, और उसके बाद में संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा, यदि समानता देखें दोनों ही विचारकों के विचारों में, तो निरंतर विकास की बात की गई। हीगल ने भी लिखा कि समाज का और विचारों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सदैव उन्नति की ओर गतिशील होती है, निम्नता से उच्चता की ओर गतिशील होती है। कार्ल मार्क्स ने भी लिखा है कि जो पदार्थों में परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, वो भी निम्न स्थिति से उच्च स्थिति की ओर निरंतर प्रगति, जिसमें विकास देखा जा सकता है, निरंतर होने वाला परिवर्तन इसी गति के अंदर कार्य करता है। और चौथा समानता यदि हम देखें तो एक ही कार्य की, कारक की निर्णायक भूमिका है, वो दोनों विचारकों ने रखी है। हीगल ने कहा कि परिवर्तन और विकास के लिए विचार उत्तरदायी हैं, केवल विचार। और मार्क्स ने लिखा कि परिवर्तन और विकास के लिए केवल, ये कहा गया कि भौतिक वस्तुएं उत्तरदायी है। तो एक ही कारक को उन दोनों विचारकों ने उत्तरदायी ठहराया है। इसमें अब दोनों विचारकों के इन विचारों में पर्याप्त समानता देखी जा सकती है।
लेकिन दोनों विचारकों के विचार एकदम पूर्णतया समान भी नहीं है, इनमें कुछ न कुछ असमानता है वो पाई जाती है। तो इसमें दोनों विचारकों के विचारों में क्या असमानता विद्यमान है उसके ऊपर यदि हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हीगल का जो द्वंद्ववाद का आधार था वो विचार था। उन्होंने विचार के आधार पर द्वंद्ववाद को स्पष्ट किया और मार्क्स के द्वंद्ववाद का आधार भौतिक पदार्थ था। तो दोनों का जो द्वंद्ववाद का आधार है उसके आधार पर दोनों विचारकों में असमानता देखी जा सकती है। दूसरा, दोनों विचारकों का जो अंतिम लक्ष्य था, हीगल के द्वंद्ववाद का अंतिम लक्ष्य निरपेक्ष विचार या विश्व आत्मा की प्राप्ति या विचार शून्यता, जिसको हीगल ने नाम दिया। वहीं मार्क्स ने द्वंद्ववाद का जो अंतिम लक्ष्य है उसको वर्ग विहीन समाज को रखा कि उसके माध्यम से अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्ग विहीन समाज है उसकी उत्पत्ति होती है। और तीसरा अंतर देखा जा सकता है विचारकों की प्रकृति के आधार पर। हीगल ने एक दार्शनिक और काल्पनिक आधार पर द्वंद्ववाद को स्पष्ट किया है। वे एक दार्शनिक और काल्पनिक प्रकृति के विचारक थे जिन्होंने कि विचारों तक इस सिद्धांत को रखा, जबकि मार्क्स एक भौतिकवादी और यथार्थवादी विचारक सिद्ध हुए जिन्होंने भौतिक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर अपने सिद्धांत को रखा। तो दोनों विचारकों की प्रकृति में अंतर है वो देखा जा सकता है और हीगल ने इन्हीं विचारों के अंतर को ये कहा गया कि आत्मा में परिवर्तन को त्रय की स्थिति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आत्मा का पहले विचार एक वाद होता है और उसके बाद में उसका विरोधी विचार प्रतिवाद होता है और एक तीसरा इन्होंने एक निरपेक्ष विचार रखा जो कि त्रय के रूप में, जबकि मार्क्स का जो ये सिद्धांत है वो द्विध के रूप में दिखाई देता है। दो ही स्थितियां हैं जिसमें वाद और प्रतिवाद के रूप में बारी बारी परिणति जिनकी होती है। निरपेक्षता जैसी स्थिति वर्ग विहीन समाज की स्थापना के कुछ समय बाद में पुनः वो उसी के रूप में परिणित हो जाती है। इस प्रकार से दोनों विचारकों के विचारों में असमानताएं भी विद्यमान है। धन्यवाद।